प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान मुज़ाकरात बेनतीजा, पाकिस्तान ने तालिबान को दो टोक पैगाम दिया, दहशतगर्दों की सरपरस्ती नाकाबिले कबूल, इस्तंबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द का सख्त मौक़िफ़, कहा अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का बड़ा ऐलान, कहते हैं बंद कमरों के फैसले नामंजूर, नए ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, अवाम मजीद कुर्बानियां नहीं देंगे। सूबाई असम्बली में अमन जरगा बुलाकर नई हिकमत अमली तय की जाएगी। विफाक से जम कबायली अजला के वाजिबात और 2200 अरब नेट हाइडल प्रॉफिट की फौरी अदायगी का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल, खबरें हैं कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने अपना इस्तीफा सदर को भिजवा दिया। नया वज़ीर आज़म कौन होगा? बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए नाम का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, फैसल राठौर और सरदार याकूब मजबूत उम्मीदवार। और मईशत की सूरत हाल पर हंगामी कदम, बरामदात बचाने के लिए हुकूमत ने 8 नए वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दिए। सनतकारों का शिकवा, हुकूमती पॉलिसीज ने बरामदात गैर मुसाबकती बना दी। गैस निर्ख, टैक्स बोझ और बंदरगाहों पर ताखीर ने सनत को नुकसान पहुंचाया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस पॉलिसी में बड़ी तब्दीली, 4 साल बाद नए गैस कनेक्शंस की इजाजत, मगर महंगी RLNG पर वज़ीर आज़म कहते हैं अवाम का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अवाम के लिए महंगी गैस ही क्यों? ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब, उनको वेलकम करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो अफगानिस्तान के ऊपर तीसरा दौर हो रहा है मुज़ाकरात का और इसमें अभी भी हतमी तौर पर कुछ कहना मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, वैसे तो डायलॉग का होना ही बड़ी अच्छी बात है, मगर वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तीसरे दौर में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। पाकिस्तान का अभी जो मुबहम सा पहले स्टांस हुआ करता था, बड़ी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। हमने क्लियरली, ये हमारी पोजीशन है कि वहाँ पे किसी किस्म की भी दहशतगर्दी की आमाज का TTP या कोई और ग्रुप जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें उसकी वेरीफिएबल इम्प्लीमेंटेशन जो है ऐसी अमल दरामद चाहिए जिसको हम वेरीफाई भी कर सकें। इसके अलावा ये हमारी रेड लाइन है। तो उनकी तरफ से जो जिस किस्म की शराइत आ रही हैं वो बड़ी वो जो कहते हैं ना फुट ड्रैगिंग हो रही है। कभी उसमें वो गैर ज़रूरी ले आते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान की वो जो बागा का बॉर्डर ट्रांजिट ट्रेड खोलें, फिर जो है कि जी उनसे डायरेक्टली TTP से बात कर लें, जो कि ज़ाहिर है हम नहीं कर सकते, हमने इनकार कर दिया। फिर उनकी तरफ से एक इस तरह की प्रपोज़ल भी आई कि जी आप इन ग्रुप्स को कोई जगह दे दें, अपने यहाँ बसा लें। तो ये बात में कोई फ़िलहाल अभी तक कोई उसके अंदर से मुस्बत रिपोर्ट नहीं आ रही। और हमारे फॉरेन ऑफिस का ये ख्याल है, उनके बयान के अंदर ये शामिल है कि हमें लगता है कि वो किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं, जो कि इशारा हमारा है कि इंडिया की तरफ, कि वो इंडिया की शय पे ये बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो उनका एक तरीक़ाकार है, बहुत ज़्यादा सख्त बयान दे दिया है कि अगर ये एक किसी नतीजे पे डायलॉग नहीं पहुँचते तो फिर ये खुली जंग होगी। तो ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान का हमसाया है, हमारा उनके साथ एक लंबा बॉर्डर है। तो हर एक की यही कोशिश होगी कि इस मसले का कोई हल निकले और जंग की तरफ ना हम जाएं। हमें मशरकी महाज पे पहले ही जंग जारी है और मगरबी पे महाज के ऊपर जो है बॉर्डर के ऊपर हम किसी किस्म का जंग अफोर्ड नहीं करते। बहरहाल मामला चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि असद उमर इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। असद, कैसे देख रहे हैं ये जो बातचीत चल रही है, कहीं नतीजा निकलता नज़र आ रहा है या नहीं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? देखिए, ये अंत तक तो बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान का मौक़िफ़ कि अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है तो वो नाकाबिले कबूल है और उसका हल निकालना है। यहाँ तक तो कोई इसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये दुरुस्त मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो सुल्तान रई वाला सलूशन जो ख्वाजा आसिफ पेश कर रहे हैं ना कि फिर खुली जंग होगी, ये कोई हिकमत वाली बात नहीं है। जो सूरत हाल है आपको उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अफ़गानिस्तान की आप सियासत को अगर देखें तो तालिबान ने जो अमेरिका की और नाटो की फोर्सेस वहाँ पे आई हुई थी उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और वो मुज़ाहमत जो है वो तकरीबन 2 दहाई चलती रही। उस वक़्त जो अमेरिका के करीबी और उनकी तरफ से इंस्टॉल की हुई जो हुकूमतें थीं
उनके साथ भारत के बड़े करीबी ताल्लुकात थे, यानी भारत बराहे रास्त मुलव्वस था तालिबान को नुकसान पहुंचाने में। तो ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो, अगर हम ख्वाजा आसिफ की बात दुरुस्त मान लें कि वो भारत की ज़ुबान बोल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी लगती है पाकिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनको खुदकुशी करने का शौक है? कोई ना कोई उनके इंटरेस्ट होंगे जिसको समझने की ज़रूरत है। हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर है, उनके भी कोई इंटरेस्ट होंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास जितने लीवर्स अवेलेबल हैं, सरहद हमारी मिलती है, भारत की नहीं मिलती। उनके साथ हमारी मुश्तरका ज़ुबान, मुश्तरका मज़हब, इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, और चाइना जो किरदार अदा कर सकता है अफगानिस्तान की तरक्की के अंदर, मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत सारे, अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, हथियार मौजूद हैं जिनके जरिए अफगानिस्तान के ये इंटरेस्ट में बनता है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छी रिलेशनशिप हम तमाम चाइना के अलावा एक रीजनल उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है, क्योंकि तमाम ही उनके जो हमसाए हैं सबको उनसे इस तरह की शिकायतें हैं, मगर मुझे कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, इन लाइंस के ऊपर कोई ऐसा एक्टिविटी ज्यादा नजर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसलिए अपने बुनियादी मौक़िफ़ में, यानी ये कोई भी नहीं कह सकता पाकिस्तान में कि ठीक है जी दहशतगर्दी वहां से होती है तो कोई बात नहीं होने दे, ये मुमकिन नहीं है। ये लाइन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए हल का निकालना है। मेरे ख्याल में एक दूसरे के खिलाफ जंग पे आमादा होने से बहुत बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, और उम्मीद है कि कोई हिकमत इस्तेमाल की जाएगी दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और तालिबान की तरफ से भी, और कोई ऐसा हल निकाला जाएगा जिससे दोनों के मसाइल हल हो सके। मसला पेचीदा है, ये मैं आपको बता दूं। टीटीपी का मसला जो है वो आसान नहीं है, इसलिए जब आज से 3 साल पहले एक स्ट्रैटेजी पे एग्रीमेंट किया गया, रियासत भी उसी पेज के ऊपर थी, तमाम सियासी पार्टियां भी उसी पेज पे थी। आज तमाम सियासी पार्टियां और रियासत सब कहते हैं कि वो जो है वो दूसरे ने किया था। तो ये आप बताते खुद आपको ये है कि तमाम ही गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये रुजू करने की और फिर ना करने, येस एंड नो, ऑफ एंड नॉन, ये पॉलिसी के अंदर रियासत की मर्जी के साथ लीड रियासत बल्कि करती रही है, शामिल रही हुई है। पर आपने एक बड़ी अहम बात की कि ये क्या सूरत-ए-हाल हुई कि एक यू टर्न जो है तालिबान के इतने अर्सा 20-30 साल मुखालफत करने के बाद इंडिया उनका एलाय बन गया। तो हमारी भी पॉलिसी पिछले 40-45 साल 1979 से ऑनवर्ड कर लें तो एक किस्म का एडमिशन हमने भी कर लिया कि पॉलिसियां जो हमारी गलत रहीं, और अब हम कह रहे हैं कि हम वहाँ पे कोई फ्यूचर में नुमाइंदा हुकूमत, यानी कि तालिबान के अगेंस्ट जो धड़े हैं, नॉर्दर्न अलायंस फॉर एग्जांपल, जो जिनके साथ हमने रवाबत नहीं रखे, तो हम भी इकरार कर रहे हैं एक पॉलिसी करेक्शन का कि उनसे भी बात कर सकते हैं। अच्छा, वो बुनियादी तौर पे जो है मेरे ख्याल में गलत पॉलिसी नहीं है कि आपके ताल्लुकात जो हैं वो अफगानिस्तान बहैसियत एक मुल्क से, एक हमसाया मुल्क के, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हमें उधर सियासत नहीं खेलनी चाहिए, और पाकिस्तान को माजी में इस बात का बेतहाशा नुकसान हुआ है। ये भी याद रखें, वो जो नॉर्दर्न अलायंस है, ये नॉर्दर्न अलायंस भी वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान भरपूर मदद करता है रशिया के खिलाफ जिहाद के अंदर, तो वो भी आपके साथी थे। उनको हमने उसके बाद जो पॉलिसीज, जब आपको पता है हमीद गुलवारा के ज़माने की ये बात है, आपने एक धड़े को सपोर्ट करना शुरू किया, दूसरे सारे उसके खिलाफ हो गए, खाना जंगी शुरू हो गई, फिर तालिबान बनाने में हमने मदद की। अब हम कह रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस ज़ाहिर हमारे खिलाफ हो गया, अब इंडिया के साथ जाके बैठ गया। अब हम कह रहे हैं तालिबान भी हमारे खिलाफ हो गए और इंडिया के साथ बैठ गए। मैं फिर वही बुनियादी तौर पर यह है, सफारती, सकाफती, मजहबी, लसानी और माशी हमारे इतने इंटरेस्ट कॉमन हो सकते हैं कि हमारे पास बहुत से हथियार हैं। कोई जंग किए बगैर, कोई लड़ाई किए बगैर इसका हल निकाला जाना चाहिए। हमारी इंडिया के साथ जंग अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई, और अफगानिस्तान के साथ भी बकौल ख्वाजा आसिफ तो खुली जंग है। तो ऐसे मौके पे बड़ा ज़रूरी होता है कि मुल्क के अंदर कम से कम खलफशार ना हो और जो गैर ज़रूरी फ्रंट ना खोले जाएं। मगर मैं बात तो कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो मामला चल रहे हैं उस पर करना चाह रहा हूँ, मगर इससे रिलेटेड ये है कि केपी, क्योंकि उसकी एक बॉर्डर है बहुत लंबा चौड़ा अफ़गानिस्तान के साथ, और ट्राइबल एरिया और ड्यूरन लाइन के इश्यूज़ रहते हैं,
और पहली दफ़ा है कि एक ट्राइबल एरिया का चीफ मिनिस्टर भी बन गया है। मगर वहाँ पे एक गैर ज़रूरी फ्रंट खोला गया है कि मैं मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी फ्रंट है कि वो उनकी मुलाकात इमरान खान से ज़िद लगा ली गई है कि नहीं करवानी, और कैबिनेट काफ़ी दिन हो गई उसकी वजह से नहीं बंद कर रही, और वो कह रहे हैं जी उनकी वर्जी इमरान खान की क्या ज़रूरी है। और सोहेल आफरीदी की भी अब जाहिर है उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, उनकी टोन में भी सख्ती आती जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल में जी बिल्कुल सिर्फ अना का मसला बना लिया और कुछ भी नहीं है। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि सोहेल आफरीदी बहैसियत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो आपके साथ मिलके काम करें या आपके खिलाफ काम करें? जाहिर है कोई भी अक्लमंद इंसान, जी शोर इंसान की कोशिश ये होगी कि अफगानिस्तान की खास तौर पे जो सूरत हाल पैदा हुई है, वैसे तो उमूमी हालात में भी, लेकिन आजकल के खुसूसी हालात के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत है, वो मुकम्मल तौर पर एक पेज पे हो उस पॉलिसी के अंदर। आपको पता है कि सोहेल आफरीदी इलेक्ट होके आया है इमरान खान के वोट के ऊपर। सारी असेंबली जो पीटीआई की वहां पे बैठी हुई है, उससे सबसे बड़ी डिमांड ही एक है कि इमरान खान को आपने बाहर लेके आना है। चले सोहेल आफरीदी इमरान खान को कल बाहर नहीं ला सकता, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर है कि वो कम से कम अपने लीडर से जाके मुलाकात करे और उनसे एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडेंस लेकर आए। क्या इमरान खान क्या है कि वहां पे क्या जंग करने शुरू कर दो, क्या कर दो? मेरे ख्याल में गलती कर रहे हैं, खामखा में एक सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। शुक्र है पहले तो कहानियां सुन रहे थे कि वो शायद वोट ऑफ जो इलेक्शन का है वो रुकवा दिया जाएगा, फिर ये सुनने में आ रहा था कि उसको हल्फ नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नर ने उसके अंदर एक अच्छा किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी ने उसमें ठीक स्टैंड लिया, तो वो अच्छे फैसले हो गए, यहां पे आ गए। अभी भी कोशिश करें कि सोहेल आफरीदी को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कम से कम अफगान पॉलिसी जहां तक है उसके अंदर अपना पार्टनर बनाएं, अपना मुखालिफ ना बनाएं। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और बात को आगे बढ़ाएंगे। 6 महीने टोटल रह गए हैं नए इलेक्शन होने में, चौथे साल के अंदर चौथी वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, मगर ज़रा बिग पिक्चर इस वक्त ये है कि हमारे मशरकी और मगरबी सरहदों पे जंग की सूरत हाल है, और इंटरनली ये है कि केपी के अंदर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वहाँ भी ये अफरा तफरी और ये वाली इश्यूज़ पाए जाते हैं, और वहाँ पे एक दहशतगर्दी की लहर भी चल रही है। बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी बड़े अरसे से चल रही है, वहाँ भी मखतूश तवातर के साथ हमले होते रहते हैं, मखतूश हालात हैं। और केपी पंजाब और सिंध की भी अब सूरत हाल है कि लाहौर के अंदर जो है एक तो मजहबी शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ये एक ऑपरेशन चल रहा है, फिर अंडरवर्ल्ड का एक ख़तरा है जिसकी वजह से पूरी लीडरशिप इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है कि वहाँ पुलिस मुकाबलों की जो मुबैना पुलिस मुकाबलों के अंदर जो लोग मारे गए हैं वो ख़तरात हैं। फिर मुल्तान से लेके सक्कर तक पंजाब और सिंध में M5 जो नेशनल आपकी मोटरवे है उसके ऊपर कॉन्वॉयज़ के अंदर जो है पुलिस के जो है ट्रैफिक चल रही है। ये ओवरऑल पिक्चर नज़र आ रही है। तो मैं आना चाह रहा था इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, पॉलिटिकल ओवरऑल इस सिचुएशन में नए फ्रंट जब खोलते हैं तो फिर समझ नहीं आती मुझे सियासी मंतक इसकी समझा सकें अगर आप। बिल्कुल सही है, और इसको आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें कि जो कौमी सूरत हाल आपने बताई है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल जो है, आपने सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा किया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने पहले भी मुबारकबाद दी है और एक फ़ख्र की बात है हमारे लिए, एक दोबारा से रेलेवेंस नज़र आती है पाकिस्तान की खित्ते के अंदर। लेकिन अब आप इजराइल का पहले से ज्यादा बड़ा निशाना बन गए हैं। जिस दिन सऊदी पैक्ट अनाउंस होना था, उससे अनाउंसमेंट से चंद घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ट्वीट करते हैं, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी के नाम वो कहते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं सालगिरह की, और वो कहते हैं इजराइल और भारत ने मिलकर काम करने। साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी और सियासतदान नहीं, इंडियन जो आर्म फोर्सेस की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान को धमकियों के बयान देती है। तो बैनुल अक़वामी सिचुएशन, एक तरफ खतरा पैदा हुआ है, इंटरनल एक नहीं मल्टीपल आपके सोर्सेज हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप जिस वक्त तक जमीन ठंडी नहीं करेंगे, माहौल को एक
अमन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, सियासत को बहरान से नहीं निकालेंगे, तो बेचारा औरंगजेब जितनी मर्जी सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहे। औरंगजेब साहब के मसाइल के ऊपर आता हूँ। हाँ। मगर मैं उनको मैंने एक मुफ्त का मशवरा भी आज देना आपके जरिए। मैं काफी सारे आपसे मशवरे उनके लिए चाहूंगा आप उनको दें, मगर पहले एक बहुत अहम जो एक खबर चल रही है, आई होप कि ये फेक है, कि नेसेट जो कि उनकी इसराइल की असम्बली है, उनके हवाले से ये खबर चल रही है कि 3 मुल्कों की गाज़ा के अंदर जो है ना फ़ौज को वो इसराइल अलाउ शायद करेगा, उसमें से पाकिस्तान की होगी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि फ़ॉरेन ऑफिस इसको डिनाई करेगा। इसकी खित्ते में इस खबर में कोई हकीकत नहीं कि हम उसके अंदर टर्मोइल के अंदर अपना हिस्सा असद क्या डालना चाहेंगे। सर डिपेंड करता है, मेरी सच्ची बात है आपसे थोड़ी सी मेरी नुआंस्ड पोजीशन है, ये डिपेंड करता है कि वो एक मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। उस हालात में कि उसी खबर के अंदर ये नेतन्याहू कह रहे हैं कि वहां पे टोटल कंट्रोल हमारा होगा, कि फोर्सेस आएंगी भी। मैं उधर ही आ रहा था, तो हमारे अंडर ही होगी। मैं उधर ही आ रहा था। देखें, जो मजमूई तौर पर जो इस वक्त ऐलान किया गया है, जो सो कॉल्ड पीस माहिदा जो है, पीस प्लान जो है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके अंदर क्या कहा गया है? सबसे पहले काम तो जो इजराइल की फौरी जरूरत थी कि हॉस्टेज छुड़ा दिए गए, वो तो छुड़ा दिए गए, ठीक है ना। अब उनकी इजराइल को कोई जरूरत नहीं है अभी इस प्रोसेस को आगे कोई चलाने की, सिवाय इसके कि उस प्रोसेस को इस तरीके से आगे चलाया जाए जिससे इजराइल की उस इलाके के अंदर ताकत और मजीद बढ़े। उस पीस प्लान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ये कोई 6, 7, 8 चीजें हो जाएंगी जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो 2 साल में होंगी या 20 साल में होंगी, ये कुछ नहीं लिखा। जब वो सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद वो कहते हैं, वो पीस प्लान कहता है कि सूरत हाल ऐसी पैदा होगी जिसके अंदर ये मुमकिन हो सकता है कि फलस्तीनी रियासत का कोई हल निकल सके। नेसेट के अंदर खड़े हुए बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम सारी दुनिया को बता रहे हैं सवाल पैदा नहीं होता किसी फलस्तीनी रियासत का। तो अगर एक मजमूई तौर पर एक ऐसा वाकई में पीस प्लान बने जिस पे फलस्तीनी भी राजी हो, जिस पे मुसलमान दुनिया भी राजी हो, जिस पे उनको वाकई में अपनी रियासत मिलने का मौका भी मिल रहा हो, उसके अंदर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर थोड़ा सा खतरा भी लेना पड़े ना तो ठीक है यार, एक मुसलमान भाई हैं, इंसान हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन हालात से वो गुजरे हैं, तो ठीक है पाकिस्तान भी थोड़ा सा उसके अंदर हिस्सा ले ले। लेकिन एक ऐसा प्लान जिसके जो बिल्कुल ही एक तरफ झुकाव, इजराइल की तरफ झुकाव वाला प्लान बनता है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा कि उसका हिस्सा बने। अब आ जाते हैं कि जो आप औरंगजेब साहब को मशवरा देना चाहते हैं, मेरी तरफ से अगर एक मशवरा उनसे ज़रूर दे दें कि जब इकॉनमी की दुनिया भर में हालात ख़राब होते हैं तो लोगों को सच बताया जाता है, तैयार किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ गुड पर्टिकुलरली, जबकि ये मेरे सामने पड़े हुए आपसे तो छुपे नहीं, सिर्फ नाजरीन के लिए फिगर्स, ये 2-3 दिन पहले की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो फिगर्स हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि रीढ़ की हड्डी होती है इंडस्ट्री की, उसकी 0.54 जो है तकरीबन स्टैगनेंट समझे ना होने के बराबर ग्रोथ है। और रोज़ खबरें आती रहती हैं, फैक्ट्रियां मिलें कहाँ से बंद हो रही हैं और यहाँ से कंपनियां मल्टीनेशनल्स छोड़ के जा रही हैं। और ज़राअत की सूरत हाल ये है कि ये भी आज के फिगर शेयर कर लूँ कि कॉटन जो है उसका बताया जा रहा है 34% कम है। जो चावल हैं वो उसकी फसल जो कि एक्सपोर्ट्स में पिछली दफ़ा थोड़ा सा हमें बचा लिया था वो 5% गिरावट है। और जो इसी तरह ही जो है मकई की भी जो है 7% कम हो चुकी भी है। और महंगाई जो है वो बढ़ रही है और 5.6 CPI है। तो ये इन सूरत हाल में तो प्राइम मिनिस्टर भी रोज़ ये कह देते हैं, वो भी कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, हालात बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। क्या कहेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं ये आमिर कहूंगा कि काश आपने ये सब कुछ ना कहा तो जब ये आपने कहा है वो इसलिए फिगर्स करती है यार। नहीं, वो इसलिए कि अब ऐसे लगेगा कि हमने कोई पहले से प्लानिंग की क्योंकि जो मैं मशवरा देने जा रहा था ना, मैं आपको तो मैं मशवरा क्या देने जा रहा था, मैंने भी ट्वीट की थी 4-5 दिन पहले मैंने ट्वीट की, ठीक है ना। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जरा अब ये पाकिस्तानी कौम जो घर बैठी है जरा सुने कि तबाही के हालात क्या हैं। अगस्त 2021 में हमारी बड़ी सनतों की पैदावार जितनी थी वो अगस्त 2025 में 4 साल गुजरने के बाद उससे कम थी।
यह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 4 साल के अंदर सनती पैदावार गिर जाए बढ़ने की। यह तो होता था कभी ज्यादा इजाफा हो रहा है, कभी कम इजाफा हो रहा है, यह कभी तारीख में नहीं हुआ। पिछला साल पहला साल था पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिसके अंदर 5 बड़ी फसलें जो हैं वो मनफी थी, यानी उनकी पैदावार के अंदर गिरावट आई थी। इस साल कॉटन, जो कि पता नहीं 25 साल के अंदर सबसे कम प्रोडक्शन हुई थी, कपास जिसके ऊपर हमारी एक्सपोर्ट का दारोमदार होता है, वो 34% आज के अखबार में है कि पिछले साल से भी कम हो रही है। किसान पिस गया है बिल्कुल। आपकी एक्सपोर्ट जो है पिछले 4 साल में मिला के, और आपको पता है कि हम बार बार आईएमएफ के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हम डॉलर कम कमाते हैं, हमारे पास डॉलर कम पड़ जाते हैं, बैरूनी कर्जे वापस नहीं कर सकते, और हम भागे भागे जाते हैं आईएमएफ के पास, खुदा के वास्ता डॉलर दे दो ताकि हम अपने कर्जे वापस कर सके। जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी आप आगे बढ़ नहीं सकते। 4 साल पहले जितनी बरामदात थी उससे आज आप कम खड़े हुए। यार इतनी बड़ी तबाही के होते हुए खुदा का खौफ करें। आपको हर तीसरे दिन को स्टेटमेंट आ जाता है कि जी बड़ी जबरदस्त हो गई मैशत, बड़ी जबरदस्त हो गई मैशत। अच्छा वो तो शहबाज शरीफ वाला तो चले, उनको तो छोड़ दे। मैं औरंगजेब को जो मैं मशवरा देने वाला था, यार आपको तो 1.5 साल हुआ है, ये बहुत सारे इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज है, इसमें बहुत सारी जो खराबी है वो सियासी बहरान की भी वजह से, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप क्यों जाके ये जिम्मेदारी लेते हैं, जाके बोलते हैं सब अच्छा हो गया। यार ये सारा मलबा आप कल उठाएंगे क्योंकि अवाम ने कहना है यार आप तो कह रहे थे सब अच्छा हो गया, मेरी जिंदगी खराब क्यों होती चली जा रही है। बहुत सख्त मुश्किल हालात हैं। हमने एक जो बैरूनी डिफॉल्ट था वो आईएमएफ के मुआहदा करने के बाद उससे हम बच गए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज से 1.5-2 साल पहले जो पाकिस्तान की बदतरीन माशी हालात थे, मनफी जीडीपी ग्रोथ थी, 48% के ऊपर महंगाई पहुंची हुई थी, उससे हालात जो जरूर बेहतर हुए, लेकिन अभी भी शदीद ये फाइनेंशियल टाइम्स की ये लेटेस्ट टाइम शो, आपने तो आर्टिकल पढ़ लिया, नाज़रीन को बताने के लिए उन्होंने कहा है कि जनाब पॉलिटिकल इकोनॉमी हैज़ फेल्ड स्पेशली इन कंपैरिजन विद इट्स नेबर। पूरे उन्होंने हमारे हमसाया ममालिक की दी हुई है, ख़ास तौर पे इंडिया का उन्होंने हवाला दिया हुआ है कि पर कैपिटा जो हमारा जीडीपी है वो उनसे एक तिहाई है, उनका 150 पे है तो हमारा 50 पे है। जो कुछ साल पहले, 1-2 दहाइयों पहले हम उनसे 50% जो है आगे थे, अब वो बहुत माइल्स के साथ आगे हैं। बाकी भी उन्होंने हमारे इन्वेस्टमेंट के हवाले से फिगर दिया हुआ है कि जी हम ये एक फील्ड है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी चलें ठीक है कि अभी आप सही कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट अभी नहीं किया, मगर जो ट्रेड उसका डेफिसिट का फिगर आ रहा है 9 बिलियन का इस क्वार्टर का, और हफीज़ पाशा साहब के बकौल ये कोई 34 बिलियन का ट्रेड का डेफिसिट आ रहा है। और ये कॉटन की जिस तरह के फिगर्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स राइस वगैरह की कम होंगी और इंपोर्ट्स जो हैं ये इसके इन नतीजों के क्रॉप्स के ख़ास तौर पे जो है ये बढ़ेंगी, तो ये ऐसे ही मामलात रहेंगे। देखिए ये तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि जो अभी बैरूनी खसारा निस्बतन कम हुआ है वो किस कीमत पे कम हुआ है। वो जो पहले हम बात कर रहे थे ना कि बड़ी सनतें बढ़ नहीं रही है, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं है, आपने मईशत को इतनी इस तरीके से जकड़ा हुआ है, वो एग्रीगेट डिमांड में ज़रा टेक्निकल इस्तिलाह है, लेकिन बुनियादी तौर पे अवाम उसकी एक भारी कीमत अदा कर रहे हैं। तो ये तो समझ में आता है कि इस मुश्किल वक्त से हमने गुजरना है, लेकिन 2 मसाइल हैं। एक तो आप अगर ये मानने को ही नहीं तैयार हैं ये मुश्किल है, तो मुझे बताएं अवाम इतनी शदीद तकलीफ के अंदर इस वक्त क्यों है, वो क्यों तकलीफ बर्दाश्त करें। आपके ख्याल, आप तो कह रहे हैं ना कि सब जबरदस्त हो गई इकोनॉमी, भाई अगर जबरदस्त हो गई इकोनॉमी तो करने देना इकोनॉमी को ग्रो। वो इसलिए आपको पता है क्योंकि कोई बुनियादी ढांचा जो है उसका तब्दील नहीं कर सके, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सके। जबरदस्त हो गई इकोनॉमी तो वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि हंगामी तौर पे हम देख रहे हैं वजीर आजम भी कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, और जिस तरह से ये वर्किंग ग्रुप्स 8 नए तश्कील दिए गए हैं, क्या मकसद है इनका, ये क्या करेंगे, और अगर स्टेबल है और इकोनॉमी का ग्राफ जो है वो इनकरेजिंग है तो फिर इन स्टेप्स की जरूरत क्या है। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और बात को आगे बढ़ाएंगे। इसकी तफसील मैं बता दूं कि 8 वर्किंग ग्रुप उन्होंने बनाए हैं, इसके अंदर सारे बड़े मुतबर नाम हैं। पाकिस्तान की क्रीम ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना इसके अंदर शामिल की हुई है। वैसे ज़राअत के ग्रुप में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका ज़राअत से ताल्लुक़ हो, मगर ये क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जी ये 8 वर्किंग ग्रुप आएंगे और ये फिर रिपोर्ट देंगे और फिर मसले का हल निकल आएगा। यार वैसे आपको एक बात का ज़रूर क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा
कि हर कुछ दिन के बाद कुछ वो काम ऐसा करते हैं कि एक पाकिस्तानियों को थोड़ी देर के लिए एक लाइट हार्टेड कोई हंसी मजाक का मौका तो मिल जाता है। ट्रक की बत्ती। ओ मियाँ साहब कुछ ते खुदा दा खौफ करो, 3.5 साल पहले आप वजीर आजम बने थे, 3.5 साल गुजर गए उस बात को। 3.5 साल के बाद आपने कमेटियां बनाई हैं कि अच्छा अब हमें बताएंगे हमने मईशत का क्या करना है। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें। इसका मतलब 3.5 साल आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने बर्बाद कर दिए। इस कमेटियों से कुछ नहीं निकलेगा जी। देखें जो बुनियादी प्रॉब्लम्स है ना, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में मैं आपको 25 मईशत के एक्सपर्ट का नाम दे सकता हूं जो आपको 19-20 वही एडवाइस देंगे और वो कंसिस्टेंट एडवाइस होगी कि क्या करने की जरूरत है। मसला तो यह है वो क्यों नहीं होता। वो जो नहीं होता ना, वो फंसा हुआ है आपके गवर्नेंस के क्राइसिस के अंदर, वो फंसा हुआ है पाकिस्तान के एलीट कैप्चर के अंदर। जब तक आप उन चीजों को डील नहीं करेंगे, आप जितनी मर्जी कमेटियां बना लें, जितनी मर्जी रिपोर्टें ले लें, आपके पास बेहतरी नहीं आने वाली। लेकिन पहला कदम तो यह है कम से कम ये तो माने कि हां आज पाकिस्तान के अवाम बेतहाशा तकलीफ के अंदर है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल चाहिए और यहाँ पे निजाम गवर्नेंस के रिफॉर्म्स जो सुनते रहते हैं सबको हल पता है, हल को इम्प्लीमेंट करना मसला है। क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जाएंगे तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन तबकों को तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी आपको। इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं है कि रिपोर्टें कम हैं, इसलिए नहीं है कि इकोनॉमिस्ट की पाकिस्तान में कमी है। मुझे ये मजीद मज़ाक़ इसलिए लगता है कि 3 साल का तो आप जिक्र कर रहे हैं। चले बजट से अगर 2-4 महीने पहले ये काम किया जाता कि जी उनकी इनकॉर्पोरेट करके बजट से ले ले, अगर कोई ड्रास्टिक कोई वो दे, मैं समझता हूँ कि उनमें से, क्योंकि बड़े ही मोतबर नाम है इसलिए किसी की शान में हम गुस्ताखी नहीं कर रहे, मगर अक्लमंद कोई होगा तो उसका नाम आ जाएगा, वो जान छुड़ा ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसके बाद तनकीद करने के लिए उसके पास जगह नहीं रहेगी जब वो खुद इस मशावरत का हिस्सा बन जाएगा। ये ठीक है, मुझे तो चलो लगी आप देखें जिन्होंने शोर मचाना है सबको, ये आप कमेटियां 8 कमेटियां बननी है, इसका मतलब है कोई 40-50-60 लोग जो कि क्रीम ऑफ पाकिस्तान है वो बीच में मशावरत में शामिल होंगे, तो वो बाहर के शोर तनकीद क्या करेंगे। अच्छा वो टीवी पे आके शायद ये ना कहें, लेकिन अगर आप उनसे इनफरादी तौर पे बात करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि उनमें से कुछ लोग ऐसे जो हैं वो 20 साल से ऐसी कमेटियों में बैठते रहे और वो वही मशवरे देते रहे। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा। जैसे मैंने कहा ये बड़ा संजीदा, एक हद तक एक टेक्निकल काम भी है, लेकिन उसके जो टेक्निकल जो पहलू है ना उसका हल मौजूद है। एक से ज्यादा लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास को खास गिदड़ सिंगी है, बहुत लोग हैं पाकिस्तान में। डिटेल्स में आपको बताऊं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका मौकिफ है क्या, वो कहते हैं कि जी एक तो टैक्सेस बहुत अनरियलिस्टिक हैं, दूसरा वो ये कहते हैं कि जो पोर्ट ऑपरेशंस हैं उसकी वजह से हमारी जो शिपमेंट डिले होती है इसमें बड़ा प्रॉब्लम है, और गैस के जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक मैसिव कंसर्न जो है वो सामने आए हैं। तो ये तीनों चीजें क्या रेगुलेट हो नहीं सकती? अगर ये वर्किंग ग्रुप्स बनते हैं इस पर कुछ काम नहीं हो सकता? नहीं हो रहा जी। देखिए मैं अगर सिर्फ एक की मिसाल भी और हर एक के ऊपर इनफरादी तौर पे जाते, सिर्फ गैस के मसले को अगर आप देख लें, गैस के अंदर क्या हो रहा है, गैस के अंदर ये हो रहा है कि आपकी जो पाकिस्तान के अंदर गैस की पैदावार है वो गिरती चली जा रही है और आपकी ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है। वो जो गैप है वो पूरा होना है। LNG से आपने इंपोर्ट करनी है, LNG उससे पूरा करना है। LNG है महंगी, गैस है पाकिस्तान में सस्ती। अब एक नया सनतकार है, वो सनत लगाना चाहता है, वो कहता है मुझे गैस चाहिए, कहते हैं आप गैस ले लें, LNG की कीमत पे ले लें, जो अभी उन्होंने डोमेस्टिक कंज्यूमर के सारिफ के साथ भी किया है कि नहीं ले लें गैस आप। वो कहता है यार मैं जो गैस ले लूं 14 रुपए की, मैंने जिससे मुकाबला करना है उसको गैस मिल रही है 6 रुपए की या 7 रुपए की, मैं मुकाबला कैसे करूंगा? मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूं। इसलिए हमने वो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के साथ बैठे, वहां से बहुत ऑपोजिशन थी, उसको CCI के अंदर लेके गए, उसको नेशनल असेंबली के फ्लोर से कानून पास कराया, एक जिसके अंदर तमाम गैस को एक पूल में डालना था और उसकी वेट एवरेज मानी औसत गैस की कीमत जो है वो सबको फिर मिलनी थी, और फिर आप खोल भी सकते हैं, हर एक बराबरी की सतह पे आ जाता है। मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूं। तो इन फैसलों को करने के लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस भी क्रिएट करना पड़ता है। किसी को नुकसान हो रहा होता है तो फिर उसका अजाला भी करना पड़ता है कि अच्छा यार तुम्हें अगर ये नुकसान हो रहा है ना, तुम्हारे लिए हम ये फायदा करेंगे। ये काम सारे जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के, कंसेंसस बिल्डिंग के ये एक्शंस है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास इन चीजों का ज्यादातर जो आपके पास मसाइल है वो हल नहीं है। ये ओवरऑल जो गवर्नेंस का आपका निजाम है उसके अंदर इसका हल है। इसी तरीके से अगर आपकी मुल्क के अंदर मुस्तकिल सियासी बहरान है
तो कौन इन्वेस्टर है यार? वो कहते हैं फलानी आज फिर एक्सो नोबल का आया है कि जी वो भी शायद एग्जिट करने कर दे। एक एक करके अगर सारी मल्टीनेशनल मुल्क छोड़ती चली जा रही है, वो क्यों छोड़ती चली जा रही है? बाहर से कोई बड़े नए इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह यह है कि आपको अगर बिल्कुल बहरान नजर आएगा, आपको कोर्ट सिस्टम, अखबार खोलेंगे तो सारा बता आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि जी जुडिशरी जो है वो आजाद नहीं है, आपको गवर्नेंस की वीकनेसेस नजर आएंगी, आपको मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में शोरश नजर आएगी। ये तमाम चीजें हैं, ये सिर्फ प्लानिंग मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री के काम नहीं है। मजमूई तौर पे गवर्नेंस का सिस्टम, सियासी बहरान को खत्म किए बगैर आप मईशत को इस गड़े से नहीं निकाल सकते, जितनी मर्जी कोशिश। सियासी इस्तेहकाम बगैर इक्तसादी इस्तेहकाम नहीं हो सकता, ये बुनियादी तौर पे आप कह रहे हैं। पर मैं LNG पे आपने जिक्र कर दिया, मैं चाहूँगा क्योंकि इसकी LNG के ऊपर ये पहले ये इशू बेताशा रहा कि जी आप कैपेसिटी 100% पेमेंट के ऊपर पहले जब एंग्रो माशाल्लाह आप भी थे उस वक्त उसमें, उसके बाद दूसरा टर्मिनल भी दिया गया, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म आजकल के दौर में कोई पॉलिसीज़ नहीं की जाती हैं। उस ज़माने में ये सोच थी कि जी इसको कर लिया जाए। अब वो LNG एक तो ग्रट हो गया, ज़्यादा हो गई, और अब जो है ये जो फैसला है डोमेस्टिक उसको सब्सिडी के ऊपर देने का, अच्छी पॉलिसी है ये। बिल्कुल सस्टेनेबल ही नहीं है पॉलिसी जी। ये देख लेना ये पॉलिसी बदलेगी, इसको इंप्लीमेंट आप नहीं कर सकेंगे। देखिए इसका हल जो था ना, उसका पहला स्टेप था वो जो मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस की बात की थी ना, कि औसत गैस की कीमत सारा एक पूल के अंदर चला जाए, वो पहला कदम था। दूसरा कदम उसके बाद जो सबसे अहम कदम है, आपने डीरेगुलेट करना है। इस वक्त ये जो पूरा निजाम गैस का और बिजली का सियासतदान और ब्यूरोक्रेट के शिकंजे में, इससे जब तक आप नहीं निकालेंगे ना, और है शिकंजे में, उनके फायदे वो उठाते हैं। कीमत कौन अदा करता है? अवाम उसकी अदा करती है। जिस तरीके से आपने बात किया कि सरप्लस हो गया तो उसकी कीमत अवाम देगी, शॉर्टेज हो गया तो उसकी कीमत अवाम देगी। भाई ये प्राइवेट सेक्टर के फैसले हैं। आप अगर डीरेगुलेट कर दे, जो मर्जी टर्मिनल लगाना चाहता है, मेरी टाइम अफेयर मिनिस्ट्री का क्या काम है इसके अंदर यार, या एनर्जी मिनिस्ट्री का क्या काम है कि कौन टर्मिनल लगाए? भाई जो मर्जी लगाए, खुद सारिफ ढूंढे, खुद कीमत डिसाइड करें। अगर सरप्लस हो गया तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा अच्छा मुनाफा हो गया तो भले ले लो पैसा। अच्छा, हम उसके अंदर भी प्रॉब्लम करते हैं। अगर किसी ने अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी, रिस्क टेकिंग कर दी, उसको पैसा जरा से ज्यादा बनना शुरू हो गया, अब बोल दो हो इधर ज्यादा पैसा बना रहा है, इसका टैक्स बढ़ा दो। जो बुनियादी असूल है मॉडर्न इकोनॉमी के, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे और फिर हम परेशान है कि उसके बाद हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जो बुनियादी जो कॉमन थ्रेड है, वो जो अभी आपने कहा कि जब शूट करता है लीड कैप्चर है एक, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि ये अब आज ही का मैं मियां मोहम्मद मंशा साहब का देख रहा था ट्वीट, उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि यहाँ पे SCO का समिट आ रहा है तो होटल 5 स्टार होने चाहिए, और सरकार खुद एक तरफ प्राइवेटाइज कर रही है। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि हम खुद ही होटल बनाएंगे। अच्छा, अब डीरेगुलेट का भी पहले सपोर्ट प्राइस कहा जी गंदम को डीरेगुलेट कर दें जो है, अब दोबारा मैं आपको मिसाल देता हूं। देखें, इसी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ आ रही है आपको, और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। क्यों आ रही है ग्रोथ? उनकी 90% कस्टमर बैठे हुए मुल्क से बाहर, वो आलमी मंडी के अंदर कंपीट करते। जो सबसे अच्छी सर्विस, सबसे अच्छी प्रोडक्ट मुहैया कर सकता है सबसे कम कीमत पे, वो कामयाब होता है। इसलिए दुनिया के अंदर वो मुकाबला करने में कामयाब हो रहे हैं, और वो इंडस्ट्री जो है, डिजिटल जो इंडस्ट्री है, वो तरक्की कर रही है। जो आपके मुल्क के अंदर का निजाम है वो सारा जकड़ा हुआ है, सरकारी बाबू सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है इसके अंदर। और ये निजाम बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका बड़ा इस वक्त बिजनेसमैन है ना, उसको भी ये सूट करता है सिस्टम। कामयाबी इस बुनियाद के ऊपर नहीं है कि कौन रिस्क टेकिंग ज्यादा अच्छी कर रहा है, कौन इनोवेशन ज्यादा अच्छी कर रहा है, किसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेहतर है। नहीं, ये शाराए दस्तूर इस्लामाबाद के अंदर जो है, यहां पे गुजरते हुए दाएं और बाएं जो दफ्तर हैं, उस पे कांटेक्ट किसके ज्यादा अच्छे हैं। सो ये आपने जो निजाम बनाया है वो निजाम है ही नहीं ऐसा जो दुनिया के अंदर मईशत के अंदर मुकाबला कर सके। आप दुनिया के बेहतरीन बिजनेसमैन नहीं पैदा करे, आप दुनिया के बेहतरीन ताल्लुकात बनाने वाले पैदा कर रहे हैं, रेंट सीकर्स के रेंट सीकर पैदा कर रहे हैं। जिसका फ्लूक लग जाता है, ठीक है, ओवरऑल ना रूल ऑफ लॉ चाहिए, ना बाकी पेटेंट मार्केट चाहिए, ना कॉपीराइट चाहिए। यहाँ पे डिस्कशन को हम रोकेंगे, एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और
और आमिर साहब, डिस्कशन बड़ी कंटिन्यूटी फ्लो में चल रही थी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इनसे, असद उमर से, इनसे वैसे भी ये इश्यूज़ पे हम बात करते रहते हैं और इनसे सीखता रहता हूँ, मगर मैं इकॉनमी पे ही बात करना चाह रहा था, मगर मैं थोड़ी सी सियासत ज़रूर लेके आऊँगा। ये 2-4 बयानों प्रोग्राम्स में ये एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, मगर मैं फिर पूछूंगा कि ये जो टाइम एंड अगेन ये जो खबर उड़ जाती है अभी रिसेंटली कि जी वो कि माइनस इमरान फार्मूला बन रहा है और शाह महमूद कुरैशी को आज़ाद किया जाएगा और आप उस ग्रुप का हिस्सा होंगे, एक दफ़ा फिर जो है ना एक्सप्लेन कर दें। अच्छा मुझे ये बताओ यार मैं नहीं समझता था आप इतने साजिशी हैं वैसे। अच्छा मुझे बता, नहीं सिर्फ साजिशी नहीं, साजिशी भी और इतना कम अक्ल साजिशी। यार आप मुझे बताएं, जो कोई भी पाकिस्तान की सियासत देखता है, जिसको तरीके इंसाफ का थोड़ा सा भी पता है, मुझे बताएं तरीके इंसाफ है क्या? तरीके इंसाफ है इमरान खान और इमरान खान का अवाम में वोट बैंक। ये है कुल कहानी तरीके इंसाफ की। यार इसमें आप इमरान खान को माइनस कैसे करेंगे, मुझे जरा ये समझा दें। आपने बल्ले का निशान ले लिया, आप पार्टी का नाम ले लें उनसे। सारी पार्टी जितने, मैं आपको ऑफर करता हूं, सारी जितनी पार्टी है ना इस वक्त, वो तमाम तंजीमी ओहदेदार, वो तमाम एमपीए एमएनए जो है ना, वो सारे आप किसी और को पकड़ा दें। इमरान खान के वोट बैंक पे अगर 2% फर्क पड़ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। ये तो पहले मैं ये समझता था कि ये कम अकल लोग हैं जो बार, जैसे आपने कहा ना, वो एक दफा नहीं बार बार आती है, कम अकल भी हैं, कम ज़र्फ भी हैं। लेकिन अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मामला इतना सादा नहीं है। ये मामला इतना सादा नहीं है। मेरे ख्याल में जान जान के ये शोर मचाया जाता है, शुकूक को शुबहात पैदा किए जाते हैं, आपस के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की जाती है। अच्छा मैं तो तरीके इंसान में हूँ नहीं, और भाई वो जो तुम परेशान है ना, वो लोग मुझे बोलते रहते हैं, मुझे अपने पुराने दोस्त पीटीआई वाले बोलते हैं जी वो बड़े परेशान हैं, आप वापस आ जाएंगे तो उनकी पोजीशन क्या। ओ भाई मैंने वापस कोई, आप रिलैक्स करें, किसी का तंजीमी होना नहीं मैं लेने वाला, किसी के एमएनए की सीट नहीं लेना, आराम से सुकून से। एक और हकीकत है लीडरशिप क्राइसिस। मैं सिर्फ मुकम्मल अगर कर लूं ना, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बार बार किया जाता है इस वक्त, सो इसलिए मेरा मानना यह है कि ये जो लेटेस्ट अटैक आया ना, इसका हदफ असद उमर नहीं है, इसका असल हदफ है शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि वो कुछ मुकदमों में उनकी बरियत हुई थी। तो लोगों को अब लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाए, उसूलन तो वाइस चेयरमैन पार्टी का आएगा तो अच्छी खबर होनी चाहिए, सबको खुश होना चाहिए, लेकिन लगता ये है कि सब खुश नहीं है। तो वो तो वाइस चेयरमैन उनको बराह रास्त तो अटैक कर नहीं सकते, मेरे कंधे पे रख के उनको बंदूकें चलाई जा रही हैं। अक्ल की बात करो। जो भी माइनस इमरान खान की बात करता है ना पीटीआई में, इसका मतलब उसको 2% की ना सियासत पता है ना पीटीआई का पता है। मैं आखिरी आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि 2 जाविये हैं इस वक्त मामलात को देखने के। एक तो हमने ये बिग पिक्चर एक्सप्लेन की कि मुल्क के अंदर जो है इक्तिसादी मामलात, सियासी मामलात, ये बड़े बुरे हाल हैं। फिर जो ये रोज़ नया फ्रंट खुल जाता है, दोनों बॉर्डर्स पे जंग की सूरत हाल है, 4 सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एक तो ये है कि मुश्किलात हैं, एक मगर है कि 3-3.5 साल ये गुजर गए, पार्लियामेंट भी तस्खीर हो गई, जो है जुडिशरी भी तस्खीर हो गई, मीडिया भी तस्खीर हो गया, तमाम इदारे टोटल कंट्रोल में हैं, इंतज़ामिया भी, तमाम पिलर्स ऑफ द स्टेट जो है। तो ये मामला किधर ठहरेगा जाके? देखिए मेरी तो सुई उधर ही फंसी हुई है। पिछले 2.5-3 साल से मैं एक ही बात बोलता चला जा रहा हूँ। देखें, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि जो मौजूदा निज़ाम है ना ये नहीं चल रहा और ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के जो ख्वाहिशात हैं उनको कभी भी पूरी नहीं कर सकता, उस वक्त तक हल निकलना नहीं, इधर से शुरू करना है। और इसके लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, सियासी लीडरशिप का साथ बैठकर सियासी हल निकालना ज़रूरी है। चाहे तहरीक इंसाफ कुछ भी समझती हो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बारे में, मेरी तो 100% हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ है ना। 2024 में भी वोट तहरीक इंसाफ को डाला था, आइंदा भी तहरीक इंसाफ को वोट डालूंगा। लेकिन इस बात के ऊपर मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ, आपकी जो एहतसाब के ऊपर ही है ना असल मसला आपका। भाई आप एहतसाब का निज़ाम एक बैठ के एग्रीमेंट करें उसके ऊपर, जिसके अंदर सियासतदान का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। कोई सियासतदान ये ना कहे कि मैं फलाने सियासतदान को जो है जेल में डालूंगा। भाई ये काम ही नहीं है सियासतदान का। ये काम जो है एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए जिसमें कोई चोर ना बचे,
किसी भी सियासी पार्टी का वो चोर ना बचे। इसी तरीके से जब एक दफा सियासी पार्टियां कोई एक बुनियादी, जिसको मैं कहता हूं मिसाके जमहूरियत का नया चैप्टर, वैसे मैं उस पर ये कह रही हूँ कि टाइम खत्म हो गया। एक सिर्फ लास्ट 2 जुमले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3 साल पहले ये वाली जो आपका ये सोल्यूशन था कि सबको मिलके बैठ के ये करने वाला था, इस 3.5 साल में जो कुछ हो चुका हुआ है तमाम ही इदारों के साथ और अफराद के साथ जो है, उसके बाद ये काम अब बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल तो होता है, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया ना। देखें 40 साल क्या जनरेशंस जो है अपार्टहाइड का निज़ाम चला था साउथ अफ्रीका के अंदर, लाखों लोग कत्ल कर दिए गए थे इंसान, मगर उसके बाद ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन की एक वो बनी थी जिसमें जुल्म करने वालों ने इकरार किया था कि हमने ये किया है। उसका हल निकला था ना। तो इसी तरीके से मैं तो कहता हूं कि मेन ये भी चले मैं आपको वो दूं, ये जो मैं 7 रिकॉन्सिलिएशन की बात कर रहा हूं, इसमें मई 9 और नवंबर 26 दोनों का एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन भी बनना चाहिए। फिर होना ये है कि वो स्टेज आएगी तो जुल्म करने वाले दौड़ जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल सियासी जमात तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा के रखेंगे। ये हल मुमकिन नहीं है। आपको उनकी सियासी हकीकत माननी पड़ेगी, इमरान खान की सियासी हकीकत माननी पड़ेगी और इसका हल निकालना पड़ेगा। और अगर आप ये कहते हैं ना नहीं करते, मैं आपको पूछूं ना कि जवाब क्यों नहीं होगा। जो भी आदमी मुझे जवाब देता है वो जाती इंटरेस्ट की बात करता है। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि क्यों ये कौमी इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। जो भी मुझे जवाब मिलता है वो जाती इंटरेस्ट की बात करता है कि नहीं उसमें उनकी जात का नुकसान हो जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान हो जाएगा। अगर वाकई में आप पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यकीन रखते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं अपनी अना से पीछे हटे सब लोग, बशमूल मेरी अपनी पुरानी पार्टी जिसके साथ मेरी 100% हमदर्दियां आज भी हैं, और मिलकर हल निकालने की कोशिश करें। वरना ये जो दुनिया की नौजवान तरीन आबादी है ना पाकिस्तान की, 25 करोड़ में से 15 करोड़ तो नौजवान है, इस नौजवानों के मुस्तकबिल को हम तारीख कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ऑन दिस वेरी नोट असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।